आजादी के बाद का वो दौर जब भारत एक मिट्टी के ढेर जैसा था, जिसे आकार देना बाकी था। नेहरू की पहली कैबिनेट में तमाम विचारधाराओं के लोग। पर क्या आप जानते हैं, उस कैबिनेट में एक ऐसा शख्स भी था जिसकी राय नेहरू से बिल्कुल जुदा थी, जिसकी विद्वता का लोहा खुद गांधी और नेहरू भी मानते थे। एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में उसके सांवले रंग की वजह से लोग भुट्टू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन महज 33 साल की उम्र में उसने वो मुकाम हासिल किया जो आज भी एक रिकॉर्ड है। आज कहानी शिक्षाविद, प्रखर वक्ता और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। वह इंसान जिसने शिक्षा से लेकर तकनीक तक भारत की नींव रखी, लेकिन जिसके राष्ट्रवाद ने उसे सत्ता के गलियारों में बागी बना दिया। चलिए इस महापुरुष की क्रोनोलॉजी को शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है। आप देख रहे हैं न्यूज बेल्ट का खास शो नेताजी। वक्त 6 जुलाई 1901। कलकत्ता का एक बेहद प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। पिता थे सर आशुतोष मुखर्जी, जिन्हें बंगाल का शेर कहा जाता था। घर में पढ़ाई लिखाई का एक ऐसा माहौल था कि श्यामा प्रसाद के रग रग में विद्या बस गई। मजे की बात ये कि अपने भाइयों के मुकाबले थोड़े सांवले होने के कारण घर में उन्हें प्यार से भुट्टू बुलाया जाता था। लेकिन यह भुट्टू दिमाग का इतना तेज था कि 1917 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1921 में इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया और फिर बांग्ला में भी एमए की डिग्री हासिल की। उस दौर में जब लोग एक डिग्री के लिए तरसते थे, श्यामा प्रसाद ने कानून की पढ़ाई भी पूरी की और 1926 में बैरिस्टर बनने विदेश चले। 1927 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे, लेकिन उनका मन अदालतों से ज्यादा विश्वविद्यालय के कमरों में लगता था। 1934 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको चौंका दिया। मात्र 33 साल की उम्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। दोस्तों, ये आज भी एक रिकॉर्ड है। उन्होंने शिक्षा में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए जो आज भी मिसाल है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को आमंत्रित किया और जानते हैं खास बात क्या थी? पहली बार किसी कुलपति ने टैगोर से बांग्ला में भाषण देने का आग्रह किया। यह उनकी अपनी भाषा और जड़ों के प्रति प्रेम का प्रमाण था। कुलपति के पद पर रहते हुए उन्होंने राजनीति के समंदर में गोता लगाना शुरू कर दिया। 1929 में वो कांग्रेस के टिकट पर बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी चुने। लेकिन यहां से ही शुरू होता है उनके सिद्धांतों का टकराव। साल 1930 में जब कांग्रेस ने विधानमंडल के बहिष्कार का फैसला किया तो श्यामा प्रसाद ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वो दोबारा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव जीत गए। 1937 में जब बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी का गठबंधन सत्ता में आया तो मुखर्जी विपक्ष के सबसे मजबूत नेता बनकर उभरे। उन्होंने फजलुल हक की सरकार में वित्त मंत्री का पद भी संभाला, लेकिन महज 1 साल में अपनी विचारधारा से समझौता न करते हुए कुर्सी को लात मार दी। वक्त था 1940 का। भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर थी जहां देश का भविष्य तय हो रहा था। नेहरू की कैबिनेट में डॉक्टर मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पश्चिम बंगाल को आज हम भारत का हिस्सा देखते हैं, उसका वजूद
शायद आज ना होता अगर डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी जिद न दिखाई। उन्होंने नेहरू के साथ मिलकर सरकार तो चलाई, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब सिद्धांतों के लिए उन्होंने सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी को लात मार दी। शिक्षा की दुनिया से निकलकर मुखर्जी अब पूरी तरह राजनीति के अखाड़े में थे। 1940 में उन्हें अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और 1944 में वो इसके पूर्ण अध्यक्ष बने। उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासक के रूप में भी देखा गया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी पश्चिम बंगाल को बचाना। उन्हें समय रहते यह एहसास हो गया था कि अगर पूरा बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो वहां के बंगाली हिंदुओं का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। उन्होंने जो मुहिम चलाई उसी का नतीजा है कि आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने एक बड़ा स्टैंड लिया। वो चाहते थे कि हिंदू महासभा केवल हिंदुओं तक सीमित न रहे, एक सामाजिक सेवा संगठन बने। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने नवंबर 1948 में महासभा से इस्तीफा दिया। आजादी के बाद नेहरू ने उन्हें अपनी अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री भी बनाए। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा में मुखर्जी के भाषणों और उनकी दूरदर्शिता ने सबको कायल किया था। लेकिन यह रिश्ता लंबा नहीं रहा। अप्रैल 1950 में नेहरू और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली के बीच एक समझौता होता है, नेहरू लियाकत पैक्ट। डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार के मामले में नेहरू सरकार बहुत नरम रुख अपना रही है। इस समझौते से दुखी होकर 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। ये आजाद भारत के किसी केंद्रीय मंत्री का सिद्धांतों के लिए दिया गया पहला सबसे बड़ा इस्तीफा था। इस्तीफे के बाद मुखर्जी रुके नहीं। उन्होंने आरएसएस प्रमुख गोलवलकर जी से मशविरा किया और 21 अक्टूबर 1951 को जन्म हुआ भारतीय जनसंघ का। 1951 के पहले आम चुनाव में जनसंघ के 3 सांसद जीते, जिनमें एक खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संसद के भीतर वो नेहरू के सबसे प्रखर आलोचक बन गए। उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कश्मीर। वो अनुच्छेद 370 के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये शेख अब्दुल्ला का द्विराष्ट्र सिद्धांत है। उन्होंने नारा दिया, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चले। उन्होंने इसके खिलाफ सत्याग्रह भी शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां की सरहद के अंदर जाने के लिए आपको पासपोर्ट जैसा परमिट दिखाना पड़े, जहां प्रधानमंत्री एक नहीं 2, और जहां तिरंगे के साथ एक और झंडा भी लहरा रहा हो। आज सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आजादी के बाद भारत में कश्मीर की यही हकीकत थी। जवाहरलाल नेहरू इस विशेष दर्जे को मजबूरी बता रहे थे, लेकिन एक शख्स था जिसे इसमें भारत के टुकड़े होने की गंध आ रही थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे बाल्कनीकरण यानी भारत को बांटने की साजिश कहा। डॉक्टर मुखर्जी की राष्ट्रवाद की सोच बहुत ही स्पष्ट थी। 1944 में ही उन्होंने कह दिया था कि आजादी के बाद भारत की अखंडता ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। लेकिन जब 1950 में नेहरू और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली के बीच समझौता हुआ तो मुखर्जी का धैर्य जवाब दे गया। उन्हें लगा कि यह समझौता भारत के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के खिलाफ है। 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यह महज एक इस्तीफा नहीं था, यह नेहरू की नीतियों के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। इसके ठीक बाद 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जिसका इकलौता और सबसे बड़ा एजेंडा था कश्मीर, यानी कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय।
1948 में विलय के बावजूद कश्मीर को अनुच्छेद 370 के जरिए विशेष अधिकार दे दिए। वहां का अपना संविधान था, अपना झंडा था और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मुखर्जी ने संसद से लेकर सड़कों तक इस व्यवस्था को राष्ट्रघातक बताया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी भारतीय राजनीति में गूंजता है, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान और एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। अंततः हुआ भी नहीं। चलिए पहले मुखर्जी की बात करते हैं। मुखर्जी का मानना था कि अगर आज कश्मीर को पूरी तरह से भारत में नहीं मिलाया गया तो भविष्य में अलगाववाद की चुनौतियां देश को तोड़ देंगी। उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की नीतियों से वहां का डोगरा समुदाय बुरी तरह गुस्से में था। उनके अधिकारों के लिए प्रेमनाथ डोगरा की प्रजा परिषद पार्टी लड़ रही थी। उस दौर के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी प्रमुख बीएन मल्लिक ने अपनी किताब माई ईयर्स विथ नेहरू कश्मीर में एक खौफनाक संकेत दिया है। दस्तावेज बताते हैं कि शेख अब्दुल्ला की मंशा कुछ ऐसी थी कि डोगरा समुदाय वहां से पलायन कर जाए और वो जमीन उनके अपनों को मिल जाए। इस अन्याय को मुखर्जी ने पूरे देश के सामने रखा। उन्होंने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ मिलकर एक सत्याग्रह छेड़ा। अगस्त 1952 जम्मू की एक विशाल रैली में डॉक्टर मुखर्जी ने वो बात कही जो उनके भविष्य का संकेत थी। उन्होंने भरी सभा में कसम खाई, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। मुखर्जी अब रुकने वाले नहीं थे। उनके लिए कश्मीर की मिट्टी और भारत का तिरंगा एक ही था। लेकिन क्या उन्हें पता था उनका संकल्प बहुत जल्द ही एक खौफनाक हकीकत बनने वाला है। जरा सोचकर आप देखिए, अपने ही देश के एक राज्य में जा रहे हैं और आपको गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि आपके पास परमिट ही नहीं। 8 मई 1953 की सुबह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने समर्थकों के साथ पंजाब के रास्ते जम्मू के लिए निकलते। जालंधर में वो गरजते हुए कहते हैं, किसी भी सरकार को भारत के नागरिक को अपने ही देश के हिस्से में घुसने से रोकने का हक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर 2 मील पहुंचते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 8 मई को ही सफर शुरू हुआ। 10 मई को अमृतसर में मुखर्जी ने साफ कर दिया कि उनका आंदोलन कश्मीर को पूरी तरह भारत में मिलाने के लिए। 11 मई की शाम को माधोपुर चौकी पार करते ही लखनपुर के पुल के बीचों बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी सामान्य नहीं थी। उन्हें सीधे श्रीनगर सेंट्रल जेल ले जाया गया। फिर वहां से दूर निशात बाग के पास एक खाली घर में नजरबंद कर दिया। ये किसी सांसद के साथ हुआ अब तक का सबसे अजीब बर्ताव था। उन्हें एक अपराधी की तरह रखा गया जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उनके मनोबल को तोड़ना था, क्योंकि उनका मुद्दा कश्मीर था और कश्मीर से नेहरू को भी काफी लगा। नजरबंदी के दौरान डॉक्टर मुखर्जी के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह काट दिया। इतना ही नहीं, उनके पास आने वाली चिट्ठियों को बीच में ही रोक दिया जाता था। यहां तक कि उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। 22 जून की सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें आनन फानन में राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन क्या उन्हें सही इलाज मिला? 23 जून की सुबह भारत ने अपना एक महान सपूत खो दिया। गिरफ्तारी के बीच विषम परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी आखिरी सांस ली और उनकी मौत
की खबर ने पूरे देश में आग लगा दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की असामयिक मौत पर पूरे देश ने जांच की मांग। राजनीति गर्मा गई, विपक्ष चिल्लाता रहा, मुखर्जी का परिवार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने जांच बिठाने से साफ मना। नेहरू ने कहा, मैं संतुष्ट हूं कि वहां कुछ भी गलत नहीं हुआ है। इतिहासकार आज भी पूछते हैं, एक इतने बड़े कद के राजनेता की कस्टडी में हुई मौत पर एक राजनेता का ऐसा रुख क्यों था? यह व्यवहार आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वो मौत प्राकृतिक थी या वो एक पॉलिटिकल मर्डर था? इस सवाल का जवाब आज भी कश्मीर की उन वादियों में कहीं दफन है। मुखर्जी तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो बीज बोया था वो अब वट वृक्ष बनने वाला था। जिस जनसंघ की शुरुआत उन्होंने सिर्फ 3 सीटों से की थी, वही जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनने वाला था। समय बीतने लगा। 23 जून 1953 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद दिल्ली की गलियारों में सन्नाटा था। लोग पूछ रहे थे, क्या नेहरू के खिलाफ खड़ी हुई ये इकलौती दीवार गिर जाएगी? क्या सिर्फ 3 सीटों वाली ये छोटी सी पार्टी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी? लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुखर्जी तो चले गए, पर वो पीछे छोड़ गए 2 ऐसे नाम जिन्होंने अगले 50 सालों तक भारत की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचा। एक शब्दों के जादूगर अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे रणनीति के पक्के लाल कृष्ण आडवाणी। मुखर्जी के बाद जनसंघ की बागडोर थामी एक तेज तर्रार युवा नेता ने। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। 1957 के चुनाव में जनसंघ ने 4 सीटें जीती और वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचे। उनकी सहायता के लिए एक और युवा दिल्ली पहुंचा, उसका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। इन दोनों की जोड़ी ने जनसंघ को गांव-गांव तक पहुंचाना शुरू कर दिया। नतीजा 1962 में सीटों की संख्या 14 हो गई और 1967 में सीटों की संख्या बढ़कर 35 हो गई। लेकिन 1968 में फिर एक काला साया मंडराया। मुगल सराय स्टेशन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जनसंघ फिर नेतृत्वविहीन हो। लेकिन वाजपेयी ने कमान संभाली और 1969 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। साल था 1975। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन जेल की उन कोठरियों में एक नई खिचड़ी पक गई। 1977 में जब चुनाव हुए तो जनसंघ ने अपना अस्तित्व विलीन कर दिया और कांग्रेस के खिलाफ बना जनता पार्टी। नतीजा ऐतिहासिक था। कांग्रेस बुरी तरह हारी और देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। वाजपेयी विदेश मंत्री बने और आडवाणी सूचना एवं प्रसारण। लेकिन ये खिचड़ी सरकार अंदरूनी कलह के कारण 1979 में ही औंधे मुंह गिर गई। सवाल फिर वही था, अब जनसंघ वाले कहां जाएंगे? जनता पार्टी से अलग होने के बाद 2-3 दिनों तक गहरा मंथन हुआ और संघ के कार्यकर्ताओं और पूर्व जनसंघियों ने तय किया कि अब एक नई पहचान की जरूरत है। घड़ी की सुई 6 अप्रैल 1980 पर आकर रुक जाती। 6 अप्रैल 1980 को जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अटल जी इसके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआत तो बहुत दर्दनाक था। 1984 के चुनाव में भाजपा महज 2 सीटों पर सिमट गई। संसद में उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन 1989 में यह संख्या बढ़कर 86 हो गई। और फिर आया वो साल जिसने भाजपा को अछूत से मुख्य धारा की पार्टी बनाया।
1990 की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या विवाद ने भाजपा को 1991 के चुनाव में 120 सीटों तक पहुंचा दिया। यह सियासी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी छलांग। थोड़ा पहले चलते हैं साल 1951। एक नई पार्टी, महज 3 सीटें, एक नेता जिसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की आधुनिक और औद्योगिक भारत काफी हद तक उसी शख्स की परिकल्पना है जिसे हम सिर्फ जनसंघ के संस्थापक के रूप में जानते हैं। वो शख्स जिसने न सिर्फ कश्मीर के लिए जान दी, नेहरू कैबिनेट में रहते हुए भारत के औद्योगिक ढांचे की नींव रखी। संघर्ष लंबा था। 1995 में बीजेपी 161 सीटों पर पहुंची और वाजपेयी जी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनी। फिर 1998 में 182 पैच, फिर 1998 में 182 सीटें और 13 महीने का सफर। 1999 में आखिरकार एनडीए ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2004 और 2009 की हार के बाद 2011 तक एनडीए 9 राज्यों में अपनी पैठ बना चुका था। और फिर आया साल 2013, जब नरेंद्र मोदी को पार्टी का चेहरा बनाया। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने वो कर दिखाया जिसकी नींव डॉक्टर मुखर्जी ने रखी थी। एक स्पष्ट और प्रचंड बहुमत की सरकार। यह सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं था, ये उस विचारधारा की जीत थी जिसे 1953 में कुचलने की कोशिश की। आमतौर पर हम डॉक्टर मुखर्जी को सिर्फ कश्मीर आंदोलन के लिए याद करते हैं, लेकिन उनका योगदान राष्ट्र निर्माण में बहुत गहरा है। नेहरू कैबिनेट में उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, भिलाई स्टील प्लांट और सिंदरी फर्टिलाइजर जैसे आधुनिक उद्योगों की परिकल्पना की। ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग की स्थापना उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। जुलाई 1948 में उन्होंने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाया। डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्रवाद सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती और आधुनिकता पर आधारित था। वो भारत के संसाधनों और यहाँ के प्रतिभाशाली लोगों पर अटूट भरोसा करते थे। जब ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन का प्रस्ताव लाई और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उसे स्वीकार कर लिया, तब ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने आवाज उठाई कि अगर देश बंट रहा है तो बंगाल और पंजाब का भी बंटवारा होना चाहिए, ताकि आधा बंगाल और आधा पंजाब भारत के पास सुरक्षित रहे। आज अगर हम कोलकाता में सुरक्षित हैं तो वो उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें याद करते हुए कहा था कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन विद्या, व्रत और विवेक का संगम था। उनका विजन परमाणु नीति से लेकर महिला सशक्तिकरण तक अपने समय की सोच से बहुत आगे था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश की अखंडता के लिए संघर्ष किया। आज जब हम अनुच्छेद 370 को इतिहास बनते देखे हैं तो हमें याद करना चाहिए कि इसकी पहली ईंट 1953 में एक सांसद के बलिदान से रखी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि विचार कभी मरते नहीं हैं। 3 सीटों से शुरू हुआ सफर आज देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक आधुनिक ऋषि कहे जाते थे, जिन्होंने आधुनिक भारत का रोडमैप तैयार किया। आपको ये सीरीज कैसी लगी? क्या डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आपके नजरियों को बदला या प्रभावित किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, फिर मिलते हैं।